गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं दीक्षा। डेली एडिटोरियल एनालिसिस में आपका स्वागत है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे 17 और 18 अगस्त के एडिटोरियल को। जिसमें सबसे पहले 18 अगस्त के एडिटोरियल में मुख्य जो संपादकीय है, जिसमें भारतीय बाजार के बदलते मिजाज, कौशल को प्रोत्साहन देने के संदर्भ में जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो योजना चलाई जा रही है उसके संदर्भ में, भाषा न्याय के संदर्भ में 18 अगस्त के आर्टिकल को कंप्लीट करेंगे। इसी के साथ ही 17 अगस्त का एक मेन आर्टिकल रहेगा निशांतता का बढ़ता खतरा, जिसके संदर्भ में प्रमुख रिपोर्ट आई है। उन सब के बारे में विस्तृत में चर्चा करते हैं। और आज के दिन की शुरुआत एक महान विचारक के वक्तव्य से शुरू करते हैं कि बिना शिक्षा के विवेक यानी सामान्य बोध होना, शिक्षा प्राप्त करके भी विवेक न होने से 1000 गुना बेहतर होता है। तो विवेक का सामान्य बोध होना ज़्यादा जरूरी रहता है, जो कि शिक्षा प्राप्त करके भी 1000 गुने से बेहतर होता है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, और आज के दिन की शुरुआत के साथ ही स्टार्ट करते हैं पहला आर्टिकल भारतीय बाजार का बदलता मिजाज के संदर्भ। यह जो आर्टिकल आया हुआ है यह डिजिटल परिवर्तन को लेके है, जिसको हम देखेंगे कि बाजार की अर्थव्यवस्था में डिजिटल के या ई कॉमर्स के आने से क्या क्या उतार चढ़ाव हुए, क्या क्या बदलाव आए हुए हैं, इन सब के बारे में विस्तृत में पढ़ते हैं। भारत में खरीदारी का तरीका तेजी से बदल रहा है। खरीदारी का तरीका भारत में तेजी से बढ़ रहा है। ऑनलाइन खरीद बिक्री यानी ई कॉमर्स ने व्यवसाय की धारणा बदल दी है, और इससे हर उस व्यक्ति को प्रभावित किया है जो व्यवसाय का हिस्सा था, या चाहे वह उपभोक्ता हो, विक्रेता हो, विज्ञापनदाता हो या स्वयं व्यवसाय मॉडल हो। इंटरनेट पर कुछ भी खरीदा जा सकता है। भारत के 9000 अरब डॉलर के खुदरा बाजार का केवल 6% ई कॉमर्स से आता है। इसके बावजूद यह दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ते बाजारों में से एक है। वर्ष 2022 में भारत में 20 करोड़ लोगों ने ऑनलाइन कुछ ना कुछ खरीदा, जबकि कुछ साल पहले यह संख्या 10 लाख से भी कम थी। हालांकि भारत में बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स बाजार अब भी 1 खरब अमेरिकी डॉलर के बाजार से 1% कम हुआ है। तो इसके संदर्भ में कहा गया है कि बाजार का जो भारत का ऑनलाइन बाजार है, ऑनलाइन खरीद बिक्री है, इसकी अवधारणा में परिवर्तन आया हुआ है। इसने व्यवसाय का हिस्सा भी बदल दिया है, चाहे वह उपभोक्ता का स्तर हो या विक्रेता का स्तर हो या विज्ञापनदाता का हो या स्वयं व्यवसाय मॉडल हो, सभी में इंटरनेट का पर कुछ भी खरीदा जा सकता है। जिसमें हाल ही में भारत के 9000 अरब डॉलर के खुदरा बाजार का केवल 6% ई कॉमर्स से आता है। इसके संदर्भ में इसका एक रेशियो बताया है। और भारत दुनिया में सबसे तेज़ी से बढ़ते बाजारों में से एक है, जिसका 2022 में भारत में 20 करोड़ लोगों ने ऑनलाइन कुछ ना कुछ खरीदा है, जबकि कुछ साल पहले यह संख्या 10 लाख से भी कम थी। जिसमें भारत बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स बाजार अब भी 1 खरब अमेरिकी बाजार के 1% से भी कम है, यह एक रेशियो बताता है। अब आता है कि 1.4 अरब डॉलर की या 1.4 अरब की आबादी वाले देश में, जहां अर्थव्यवस्था दुनिया के किसी भी अन्य हिस्से की तुलना में तेजी से बढ़ रही है। कंपनियों और विशेषज्ञों का कहना है कि आंकड़े अब भी केवल सतही तौर पर दिख रहे हैं। 2027 तक 170 अरब डॉलर के बाजार में ऑनलाइन खरीदारी करने वालों की संख्या 50 करोड़ तक पहुंचने की अनुमान है। ई कॉमर्स का अचानक बढ़ना इसलिए भी उल्लेखनीय है क्योंकि भारतीय लोगों की खरीदारी करने के तरीके में दशकों में कोई बदलाव नहीं आया। पश्चिम के विपरीत, जहां विशाल सुपरमार्केट चेन एकाधिकार रखती थी, वहीं भारत ने खरीदारी के अपने स्थानीय तरीके को बरकरार रखा है। यानी ताज़ा उपज मुख्य रूप से स्थानीय बाजारों और सब्जी विक्रेताओं से खरीदी जाती है। अन्य आवश्यक वस्तुएं अक्सर देश की 1.1 करोड़ किराना दुकानें पड़ोस की दुकानों से खरीदी जाती हैं, जिन्हें अक्सर भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है। तो प्रेजेंट में 2027 तक 170 अरब डॉलर के बाजार में ऑनलाइन खरीदारी करने वालों की संख्या 50 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। जिस तरीके का ये रेशियो बढ़ रहा है उसके संदर्भ में 10 वर्षों से इस क्षेत्र में 2 अमेरिकी कंपनियों का वर्चस्व रहा है। वे न केवल ऑनलाइन बाजार में लगभग 75% हिस्सेदारी रखती है, बल्कि भारत में वाणिज्यिक श्रृंखला के एकाधिकार की कमी को देखते हुए वे कुल मिलाकर देश के 2 सबसे बड़े बाजार के बड़े खिलाड़ी भी हैं। फिर भी ई कॉमर्स परिदृश्य बदल और तेजी से विस्तार कर रहा है, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था, जो दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लगातार बढ़ रही है। रेस्तरां के भोजन और फैशन ब्रांडों से लेकर इलेक्ट्रॉनिक किराने का सामान और दवाओं तक सब कुछ तुरंत फुरत वितरित करती हैं, न केवल शहर के केंद्रों में बल्कि उससे परे भी सर्वव्यापी हो गई हैं।
ई कॉमर्स कंपनियों की उनकी अधिकांश वृद्धि उन छोटे भारतीय शहरों में से आती है जिनकी आबादी लगभग 20,000 से 1 लाख के बीच है। जाहिर है कि ऑनलाइन खरीदारी अब केवल अमीर शहरी अभिजात वर्ग का सगल नहीं रह गया है और यह उछाल सस्ते इंटरनेट तक पहुंच के विस्तार से संभव हुआ है। सोशल मीडिया ने भी सभी सामाजिक तबके के लोगों को नई चीज़ों से अवगत कराया और भारत 55.9 करोड़ लोगों के पास स्मार्टफोन है और मोबाइल इंटरनेट डेटा की कीमत दुनिया में सबसे कम है। 2025 तक 1 अरब भारतीयों की इंटरनेट तक पहुंच होने की उम्मीद है और यह उसमें 33% ऑनलाइन खरीदार होंगे। भारत की श्रेणी 3 और श्रेणी 4 में शहरों को बहुत तेजी से डिजिटलीकरण हो रहा है। ग्रामीण भारत में इंटरनेट की पहुंच हो चुकी है और बाकी क्षेत्रों में भी इसकी पहुंच की रफ्तार काफ़ी तेज हो गई है। इस वजह से वहाँ के ग्राहकों और उपभोक्ताओं के व्यवहार में भी काफ़ी बदलाव हुआ है और ऑनलाइन खरीदने उनके लिए अब एक विलासिता नहीं बल्कि ज़रूरत बन गई है। तो यह है इंटरनेट के संदर्भ में कि भारत वर्तमान में 65.9 करोड़ लोगों के पास स्मार्टफोन है, जिसमें इंटरनेट की जो डेटा स्पीड है दुनिया में सबसे कम है और 2025 तक यह 1 अरब भारतीयों की इंटरनेट तक पहुंच होने की उम्मीद है। तो प्रेजेंट में कितनी है? 65.9 करोड़ जो 2025 तक 1 अरब इंटरनेट तक पहुंच होने की उम्मीद है। इसमें 33% ऑनलाइन खरीदार हैं और भारत के श्रेणी 3 और 4 में शहरों को बहुत तेज़ी से डिजिटलीकरण हो रहा है, जिसमें ग्रामीण भारत में भी इसकी पहुंच बरकरार हो गई है। अब आता है कोविड महामारी ने भी इस दिशा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इससे अचानक नए ई कॉमर्स उद्यमों को प्रेरित किया है। डिजिटल भुगतान प्रणाली के बढ़ते चलन से इसे और हवा दी। कुछ साल पहले भारत मुख्य रूप से नकदी आधारित समाज था, जिसमें क्रेडिट और डेबिट का उपयोग समाज का केवल एक छोटा वर्ग करता था। पिछले कुछ वर्षों में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस या यूपीआई में परिवर्तन के कारण इसमें काफ़ी उछाल आया, जिसमें लाखों भारतीयों के बैंक खाते, ऐप और छोटी वस्तुओं से जुड़े हुए। इससे न केवल आबादी के एक बड़े हिस्से को डिजिटल रूप से खरीद साक्षर बनाया है, बल्कि इसे ऑनलाइन खरीदे गए सामान का भुगतान करना भी बहुत आसान हो गया है। तो जिस तरीके से इसमें एक फैक्टर कोविड महामारी का भी रहा है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग किया गया। यूनिफाइड पेमेंट या यूपीआई के माध्यम से इसमें काफ़ी उछाल आया हुआ है और कुछ साल पहले कुछ ही प्रतिशत के लोग इस पर वर्क करते थे, लेकिन अभी प्रेजेंट में ज़्यादा से ज़्यादा इसमें बदलाव देखने को मिला हुआ है। दिलचस्प है कि वित्त वर्ष 2021 में 53.8% की तुलना में वित्त वर्ष 2022 में श्रेणी 2 और 3 के शहरों की खरीदारों की कुल बाजार हिस्सेदारी 61% से अधिक थी, जबकि श्रेणी 1 शहरों में ई कॉमर्स की वृद्धि 47.2% से कम रही और श्रेणी 2 और 3 में शहरों की क्रमशः 92.2% और 85.2% की वृद्धि देखी गई। भारत के ई कॉमर्स क्षेत्र में भारत में व्यापार करने का तरीका भी बदल दिया है। बिजनेस टू बिजनेस और डायरेक्ट टू कंज्यूमर से लेकर वाणिज्य विभिन्न क्षेत्रों यानी उपभोक्ताओं से उपभोक्ता यानी कस्टमर टू कस्टमर और उपभोक्ता से व्यवसाय को खोल दिया गया हुआ है। इसके संदर्भ में इंटरनेट और स्मार्टफोन तक पहुंच को देखते हुए अनुमान लगाया जा रहा है कि भारत में ई कॉमर्स का आकार 2030 तक बढ़कर $40 अरब का हो जाएगा, जो 2019 में महज $4 अरब था। मतलब सीधा 4 से $40 अरब तक हो जाएगा, जो 2019 में $4 अरब था, जो 2030 में $40 अरब होने की उम्मीद है। हालांकि डिजिटल परिवर्तन उपभोक्ता व्यवहार को भी बदल रहा है, जो 2023 में खुदरा उद्योग के लिए एक बड़ी चुनौती हो सकता है। आने वाले वर्षों में ब्रांड के प्रति वफादारी बनाए रखना कठिन काम होगा। भारतीय उपभोक्ता जो किसी एक चीज़ का समझौता करने से पहले कई चीज़ों को आजमाता है, उसकी झोली में स्मार्टफोन और डिजिटल दुनिया तक पहुँच के अलावा और भी बहुत कुछ है। इससे कुछ और अन्य व्यापक चिंताएं भी पैदा हो रही हैं कि भारत की आर्थिक वृद्धि का लाभ कुछ कंपनियों और उनके अरबपति मालिकों के हाथों में केंद्रित हो रहा है। भारत की पारंपरिक स्थानीय पड़ोसी किराना दुकानों के शक्तिशाली संजाल को भी इससे धक्का पहुंचा और जो वर्तमान में भारत के किराना बाजार का लगभग 80% है, जबकि वर्तमान में ऑनलाइन खरीदे जाने वाले किराने का सामान मात्र 1% है। अभी अपनी दुकानदारी पर प्रतिकूल असर देखते हुए इसमें कुछ डिजिटल हो गए हैं और सीधे ई कॉमर्स मंचों से साझेदारी कर ली है। स्थानीय फुटकर और खुदरा व्यापारियों की मानसिकता पर भी ऑनलाइन शॉपिंग ने विरोध का भाव पैदा किया है। इसके अलावा भले ई कॉमर्स मंचों ने लाखों मुक्त यानी गिग श्रमिकों के लिए रोजगार पैदा किया है, लेकिन उनके रोजगार से संबंधित कानून पीछे रह गए। आज भी भारत में 2.3 करोड़
भारत में आज भी 2.3 करोड़ गिग श्रमिक उचित कानून सुरक्षा के बिना काम कर रहे हैं। जैसे जैसे प्रतिस्पर्धा बढ़ी है, कई ई कॉमर्स कंपनियां लागत में कटौती कर रही हैं, जिन्होंने लाभ के लिए सीधे तौर पर गिग श्रमिकों को लक्षित किया और स्थानीय व्यापारियों की नाराजगी सरकार के लिए थोड़ी समस्याग्रस्त साबित हुई है, क्योंकि दुकानदारों और छोटे व्यवसायों के संजाल के पास स्थानीय प्रभाव और मजबूत संगठनों के माध्यम से बड़ी शक्ति और वे एक महत्वपूर्ण चुनावी समूह है। ई कॉमर्स के इतना पैसा पसारने और विकास के बावजूद भारत अब भी एक महत्वपूर्ण डिजिटल विभाजन में बाधित है और देश का 50% से अधिक हिस्सा आज भी इंटरनेट पहुंच से वंचित है और ग्रामीण क्षेत्रों में यह काफ़ी अधिक है। ऑनलाइन खरीदारी की आकांक्षाएं समाज के सबसे गरीब लोगों की पहुंच से दूर हैं। तो इस तरीके की यह एक रिपोर्ट दिखाई गई है जिसमें बदलाव देखे गए हैं, लेकिन बदलाव के साथ साथ जो ग्रामीण स्तर पर है उसमें इस हिस्सेदारी को कम ही आंका गया है कि अगर स्मार्टफोन है तो इंटरनेट की पहुंच नहीं है, इंटरनेट की पहुंच है तो स्मार्टफोन नहीं है। इस तरीके की स्थिति इसमें आर्टिकल के संदर्भ में देखी गई कि यह 2030 तक और 2027 तक इसके क्या अनुमान होने की आशंका व्यक्त की गई है। इसके संदर्भ में ऑनलाइन खरीद बिक्री के संदर्भ में यह आर्टिकल है जो ये फिनिश होता है। अब हमारा नेक्स्ट आर्टिकल आता है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के संदर्भ में। इसमें कौशल को प्रोत्साहन के संदर्भ में प्रधानमंत्री जी के स्वतंत्रता दिवस के में यह घोषणा की गई है कि विश्वकर्मा योजना को 17 सितंबर से लॉन्च किया जाएगा। इस योजना के संदर्भ में क्या कहा गया है कि असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले हुनरमंद लोगों की प्रोत्साहन की जरूरत लंबे समय से लेखांकित की जाती रही। ऐसे लोग जो पारंपरिक पेशों से जुड़े हाथ का काम करते हैं, भारतीय शिल्प को संरक्षित कर रखने में योगदान देते हैं, उनकी उपेक्षा और बदहाली को अक्सर कहा जाता है। अब केंद्र ने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत ऐसे लोगों को वित्तीय मदद पहुंचाने, पहचान प्रतिष्ठित करने और उनके हुनर को बाजार में जगह दिलाने की पहल की है। इस योजना के तहत 5% ब्याज पर 1 लाख और फिर उसके अगले चरण में अधिक धन उपलब्ध कराने की व्यवस्था है। इस योजना के तहत अब अगले 5 वर्षों में 30 लाख का पारंपरिक कामगार परिवारों को लाभ मिलने का दावा है और इसमें 13,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। निसंदेह इस योजना को ऐसे लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा जो मिट्टी के बर्तन बनाने, चटाई बुनने, लोहाईगिरी, चुनाईगिरी आदि हस्तशिल्प में पारंपरिक पेशों से जुड़े हैं। ऐसे लोग प्राय पैसे की कमी से चलते अपने पेशे को बड़ा व्यावसायिक मंच नहीं बना पाते, अपने उत्पादों को बड़े बाजार तक नहीं पहुंचा पाते। इस लिहाज से यह योजना काफ़ी मददगार साबित हो सकती है, बशर्ते इसे संजीदगी से लागू किया जाए। हालांकि यह पहली बार नहीं है कि जब ऐसे पारंपरिक हस्तकौशल से जुड़े कामगारों को प्रोत्साहित करने के लिए एक योजना चलाई जा रही है। पहले भी अलग अलग प्रांतों के हस्तशिल्प को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर में जगह दिलाने के मकसद से यह योजनाएं चलाई जाती रहीं। अनेक स्वयंसेवी संगठनों और सरकारी केंद्र इस दिशा में लगातार प्रयासरत हैं। जगह जगह विशेष हाट, बाजार, विक्रय केंद्र बनाकर हस्तशिल्प को मंच देने की कोशिश की जाती रही है। मगर प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना उन सबसे इस मायने में अलग कही जा सकती है क्योंकि इसमें हस्तशिल्पियों को सीधे वित्तीय मदद उपलब्ध हो सकेगी। इससे उन्हें अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने, उन्नत बनाने की दिशा में नए ढंग से सोचने, आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल करने का अवसर मिलेगा। बहुत सारे ऐसे कामगार गुरु शिष्य परंपरा के तहत दूर दराज के इलाकों में हस्तशिल्प सीखते हैं। उन्होंने किसी भी प्रकार की व्यवस्थित शिक्षा नहीं ली है। स्थानीय जरूरतों को ध्यान में रखते हुए वे छोटी मोटी चीज़ें बनाते हैं और उन्हें बेचकर किसी भी तरह से अपना गुजारा चलाते हैं। विश्वकर्मा योजना से उनका आत्मविश्वास बढ़ जाता है और वे भी सुशिक्षित उद्यमियों की तरह अपने कौशल को व्यावसायिक रूप दे सकती हैं। केंद्र सरकार का जोर कौशल विकास पर है। दुनिया भर में माना जा रहा है कि वही अर्थव्यवस्थाएं मजबूत हो गई जिसमें कौशल विकास पर जोर दिया गया है। इस दृष्टि से भी यह योजना स्थानीय स्तर पर कौशल विकास की दिशा में एक बेहतर कदम कही जा सकती है। मगर जिस तरह दुनिया भर में अर्थव्यवस्थाएं भारी मशीनों और थोक उत्पादन पर निर्भर होती गई हैं, उनमें स्थानीय कौशल को बड़े बाजार में कहाँ तक जगह मिल पाएगी कहना मुश्किल है। हस्तशिल्प को प्रोत्साहन देने वाले पहले के प्रयासों का अनुभव यही है कि आज भी बहुत सारे लोग अपने पारंपरिक पैसे छोड़कर हर किसी दूसरे रोजगार, मजदूरी या नौकरी की तलाश में देखे जाते हैं। हालांकि विश्वकर्मा योजना में ऐसे लोगों को बाजार उपलब्ध कराने की बात भी कही गई है, मगर जब तक इस पर गंभीरता से ध्यान न दिया जाए तब तक इसके अपने लक्ष्य तक पहुंचने का दावा नहीं किया जाता है। तो यह प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के संदर्भ में इसका फुल डिटेल में बताया गया है, जिसे केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा भी मंजूरी प्रदान की गई है। अब आता है भाषा न्याय के संदर्भ में। भाषा न्याय के संदर्भ में क्या कहा गया है, इसमें कुछ अपशब्द बोले जाने के संदर्भ में इस आर्टिकल में है।
देखते हैं कि इस आर्टिकल में क्या दिया गया है। जैसे एक सभ्य समाज संस्था और व्यक्ति की पहचान इससे भी होती है, मतलब एक सभ्य समाज का निर्माण संस्था और व्यक्ति की पहचान से होता है। वह सामान्य व्यवहार में किस तरह से भाषा का इस्तेमाल करता है वह उस पर डिपेंड करता है। खासकर महिलाओं के बारे में उपयोग किए जाने वाले शब्दों वाक्यों से उस समाज की मानसिकता का भी पता चलता है। इस मामले में भारत के अधिकतर समाजों में स्त्री के प्रति बहुत सारे असम्मानजनक शब्द चलन में हैं। वही शब्द धीरे धीरे प्रशासनिक और अदालती कामकाज की घुसपैठ कर रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रधान न्यायाधीश ने ऐसे शब्दों की पहचान की और उन्हें अदालती भाषा से बाहर करने का फैसला किया है। एक टीम बनाकर ऐसे शब्दों की पहचान की गई है जो महिलाओं के प्राय समाज में रूढ़ और अपमान सूचक है। उन शब्दों की जगह प्रयुक्त होने वाले शब्दों और वाक्यों के विकल्प भी तलाशे गए हैं और हैंडबुक और कॉम्पैक्ट जेंडर स्टेरियोटाइप शीर्षक से 30 पन्नों की एक पुस्तिका प्रकाशित की गई है, जिसमें उन शब्दों की सूची की गई है जो अदालती कामकाज के प्रयोग होते हैं और वे शब्द अदालती फैसले तक प्रयुक्त हुए हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि उन रूढ़ हो चुके शब्दों की बजाय उनके सम्मानजनक विकल्पों का उपयोग किया जाए और यह पुस्तिका वकीलों और न्यायाधीशों दोनों के लिए है। यह पहली बार है कि जब किसी प्रधान न्यायाधीश का ध्यान अदालती भाषा में घुसपैठ कर चुके स्त्रियों के प्रति इस्तेमाल होने वाले रूढ़ और अपमानजनक शब्दों की तरफ गया है। इस साल महिला दिवस पर उन्होंने इसे लेकर न केवल अफसोस जाहिर किया बल्कि उन शब्दों को भी हटाने पर उपक्रम की गया। प्रधान न्यायाधीश ने पुस्तिका जारी करते हुए कहा है कि महिलाएं पुरुष के अधीन नहीं है बल्कि संविधान में उन्हें बराबरी का हक है। उनके प्रति किसी भी ऐसे शब्द का उपयोग नहीं होना चाहिए जिससे उनका सम्मान आहत हो। इस पहल से निसंदेह अदालत की भाषा में महिलाओं का सम्मानजनक जगह बनेगी और यह उन तमाम संस्थाओं के लिए भी नजीर बनेगी जो बिना सोचे समझे अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। इसका असर बौद्धिक समाज और फिर उसके नीचे समाज पर भी दिखना शुरू होता है। दरअसल शिक्षा का स्तर ऊंचा उठने के बावजूद महिलाओं के प्रति हमारे समाज का नजरिया संकीर्ण है। उन्हें अपमानित करने की मंशा से लोक और शास्त्रीय भाषा में भी बहुत सारे ऐसे शब्द गढ़ लिए गए हैं जिन्हें गाली कहा जा सकता है, मगर इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे शब्द गढ़े गए हैं जो अपमानजनक हैं और उन्हें सामान्य कामकाज की भाषा में रूढ़ हो चुके हैं। मसलन बिन बेहाई माँ के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय ने इस जगह पर केवल माँ शब्द का प्रयोग करने का सुझाव दिया है। ऐसे शब्दों की लंबी सूची है। जब शीर्ष संस्थाएं भाषा को लेकर सावधानी बरतना शुरू करती हैं तो इसका प्रभाव नीचे तक होता है और लोग सामान्य व्यवहार में भी उसे उतारना शुरू कर देते हैं और उम्मीद बनती है कि लोग अब इन महिलाओं के प्रति इन रूढ़ शब्दों के परहेज करेंगे और इससे हमारे समाज में महिलाओं के प्रति लैंगिक भेदभाव के अनेक स्तर होंगे। उनमें भाषा भी एक है। संविधान में महिलाओं और पुरुषों के बीच भेद को समाप्त करने के लिए समय समय पर कई प्रावधान किए गए हैं, मगर उनके लिए इस्तेमाल की जाने वाली भाषा को परिष्कृत करने का प्रयास नहीं किया गया था और अब वह सुनिश्चित हो सका है। इस तरह सर्वोच्च न्यायालय की ताजा पहल महिलाओं के लिए समुचित भाषा न्याय के आधार पर निर्धारित की गई है कि अपशब्द कहे गए शब्दों या फिर जिस शब्द को जिस तरीके से उपयोग किया जाता है उनको एक सम्मान सूचक शब्द में संबोधित किया जाए। उसके संदर्भ में यह सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कुछ निर्देश दिए गए हैं। अब आता है ये दूसरा आर्टिकल 17 अगस्त 2023 का है, जिसमें एक मुख्य आर्टिकल था निःसंतानता का बढ़ता स्तर। इसके संदर्भ में है कि किस तरीके से यह स्तर बढ़ रहा है, इसके संदर्भ में विस्तृत में देखते हैं। चलिए तो आर्टिकल को स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल में सबसे पहले देखा जाता है, ये माना जाता है कि दुनिया में मातृत्व सबसे बड़ा सृजन है। इसमें एक स्त्री माँ बनकर ही परिपूर्ण होती है, लेकिन आधुनिकता के इस दौर में सामाजिक मानदंड भी बदल रहे हैं। प्राचीन समय में एक स्त्री के लिए माँ बनना सबसे बड़ा मकसद था, पर आज इसकी परिभाषा बदल गई है। अब स्त्री पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने लगी है। उच्च शिक्षा, नौकरी, व्यवसाय की आपाधापी में उम्र बढ़ रही है, तो साथ ही बदलता परिवेश भी महिलाओं के स्वास्थ्य पर असर डाल रहा है। इसकी परिणति है कि निःसंतानता के आंकड़ों में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। आज के दौर में रहन सहन और दिनचर्या पूरी तरह से बदल गई है, जिसका असर हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा है। साथ ही देरी से शादी करने और परिवार की योजना बनाने जैसे कारणों की भी महिलाओं की निःसंतानता का कारण बन रहे हैं। और विश्व स्वास्थ्य संगठन की ताज़ा रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया गया है कि दुनिया में हर 6 में से एक व्यक्ति इनफर्टिलिटी यानी कि निःसंतानता का खतरा बना हुआ है। दुनिया की करीब 17.5% जनसंख्या निःसंतानता का शिकार है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अमीर और गरीब दोनों ही देशों में बन रहे इस खतरे के लेकर अपने ताज़ा आंकड़े जारी किए।
इसके मुताबिक अमीर देशों में 17.8% और जबकि गरीब देशों में 16.5% लोग जीवन भर निसंतता का शिकार रहते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यह अध्ययन 1990 से लेकर 2021 के लिए किया है, जिसमें 133 अध्याय शामिल है। मतलब 1990 से लेकर 2021 तक के डेटा को संकलित किया गया, जिसमें 133 अध्ययन किए। उसके अंतर्गत यह निष्कर्ष निकाला कि दुनिया के अमीर देशों में 17.8% और गरीब देशों में 16.5% लोग जीवन भर निसंतता का शिकार रहते हैं। इसके संदर्भ में चिकित्सीय अध्ययन के अनुसार विकसित देशों की तुलना में विकासशील देशों में निसंतता का स्तर तेजी से बढ़ रहा है। विकासशील देशों में निसंतता के बढ़ते मामले के पीछे अपर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल, असुरक्षित गर्भपात या प्रजनन अंगों में बढ़ता संक्रमण प्रमुख वजह रही है। इंडियन सोसाइटी ऑफ असिस्टेंट रिप्रोडक्शन की रिपोर्ट कहती है कि भारत में लगभग 10 से 14% जोड़े निसंतता से प्रभावित हैं। शहरी क्षेत्रों में मामले अधिक है और जहां 6 में से 1 जोड़ा निसंतान होने का दर्द झेल रहा है। महिलाओं के नजरिए से देखें तो निसंतानता एक गंभीर चिकित्सीय समस्या है। ऐसी स्थिति में महिलाओं की गर्भधारण में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ओव्यूलेशन डिसऑर्डर, फैलोपियन ट्यूब का बंद या क्षतिग्रस्त होना, एंडोमेट्रियोसिस या बच्चेदानी तथा उसकी मौत से जुड़ी समस्या आदि से इसके प्रमुख कारण रहे हैं। तो इसके निसंतानता के या ना होने के सबसे प्रमुख कारण क्या रहे हैं? पहला कि ओव्यूलेशन डिसऑर्डर का होना, फैलोपियन ट्यूब का बंद होना या क्षतिग्रस्त होना, एंडोमेट्रियोसिस या बच्चेदानी तथा उसकी मौत से जुड़ी समस्या इसके प्रमुख कारण है। देरी से शादी, तनाव और गलत खान पान भी निसंतानता के लिए जिम्मेदार है। महिलाओं में निसंतानता का कारण हार्मोन संबंधी असंतुलन, बीमारी, शराब और नशीली दवाओं का उपयोग और उम्र के साथ होने वाली सामान्य प्राकृतिक प्रक्रिया भी हो सकती है। कई बार पुरुष के कमजोर शुक्राणुओं की वजह से भी सही गर्भधारण नहीं हो पाता है, मगर ये लाइलाज नहीं है। समय पर उपचार किया जाए तो निसंतानता के छुटकारा पाया जा सकता है। बढ़ती तकनीक से कुछ हद तक सही पर निसंतान दंपति को राहत देने का काम किया जाता है। यही वजह है कि संतान के सपने बेचने का कारोबार बड़ी तेजी से फल फूल रहा है। आंकड़ों के अनुसार यह करीब 4 अरब अमेरिकी डॉलर का है। वैसे तो एक महिला की माहवारी अवधि 28 दिन की होती है, लेकिन कभी कभी यह चक्र 31 से 35 दिनों तक रहता है, जिसे सामान्य माना जाता है। मगर जब यह अनियमित होता है तो इससे महिलाओं के स्वास्थ्य पर असर पड़ता है और यह हार्मोन संबंधी असंतुलन का कारण होता है। यह महिलाओं में निसंतानता का कारण बन सकता है। बढ़ती उम्र को भी इसकी वजह माना जा रहा है। ऐसे में गर्भधारण अधिक चुनौतीपूर्ण हो गया है। 30 वर्ष की उम्र तक अंडों की गुणवत्ता अच्छी होती है, उसके बाद उसमें गिरावट शुरू हो जाती है और 40 वर्ष की उम्र के करीब आने पर और भी कम हो जाती है। यही वजह है कि वर्तमान दौर में गर्भवती होना अधिक कठिन हो गया है। वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारी आने वाली पीढ़ी से को इस समस्या से बचना है तो एंडोक्राइन डिसरप्टिंग पदार्थ में हो रही मिलावट को कम करना होगा और ये पदार्थ अंडाशय को प्रभावित करते हैं। ये कीटनाशकों के अंधाधुंध इस्तेमाल, इस प्लास्टिक के जल्ले, औद्योगिक कारखानों से निकलने वाले अपशिष्ट में पाए जाते हैं। मगर बढ़ते बाजाबाद के दौर में हानिकारक चीज़ों की भरमार है, जिससे बचना लगभग नामुमकिन है। अगर इस समस्या से हमें बचना है तो हमें अपने जीवन शैली को संतुलित रखना होगा। उचित आहार और नियमित व्यायाम से इस समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है। निसंतानता महिलाओं के जीवन पर बुरा असर डालती है और हमारे सामाजिक ताने बाने में महिलाओं को भी इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। इसका नकारात्मक सामाजिक प्रभाव पड़ता है, जैसे कि अक्सर हिंसा, तलाक, अवसाद और चिंता की वजह बनता है। जबकि निसंतानता के लिए सिर्फ एक महिला जिम्मेदार नहीं है, बावजूद इसके कि पुरुषों पर सवाल नहीं उठाया जाता। यहाँ तक कि हमारे देश में पुरुष अक्सर परीक्षण करवाने में मना करते हैं, क्योंकि पुरुष निसंतानता को पौरुष और सम्मान से जोड़कर देखते हैं। यही वजह है कि पुरुष जांच कराने में असहज महसूस करते हैं, लेकिन पुरुष निसंतानता के परीक्षण से स्वास्थ्य की जांच जताते हैं और यह एक सामान्य शारीरिक परीक्षण होता है, जिसके बाद शुक्राणु विश्लेषण होता है। निसंतानता की बढ़ती समस्या की प्रमुख वजह वर्तमान दौर में तेजी से बढ़ता प्रदूषण है, जो किसी न किसी रूप में हमारे शरीर में जहर घोलने का काम कर रहा है। आधुनिकता के इस दौर में हमारी जीवन शैली भी तेजी से बदलती जा रही है। हमारा रहन सहन, खान पान सब कुछ बदल गया है। बदलती दिनचर्या के साथ ही जलवायु परिवर्तन ने भी इस पर असर डाल रही है। निसंतानता की सबसे ज़्यादा दर 20.2% प्रशांत महासागर क्षेत्र में है, जिसमें चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसे देश आते हैं।
तो सबसे ज़्यादा यह दर कहाँ पर है? 20.2% प्रशांत महासागर क्षेत्र है, जिसमें चीन और जापान, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में यह सर्वाधिक है, जबकि ब्रिटेन में यह यूरोपीय देशों में 16.5% है, यानी यहाँ हर छठवां व्यक्ति निसंतानता की समस्या का शिकार है। वहीं अमेरिका में यह आंकड़ा 20% है, जो कि बहुत ज़्यादा है। भारत में भी यह आंकड़ा 20% के करीब है और यह एक अन्य रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू कश्मीर, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और झारखंड में निसंतानता की समस्या बड़ी तेजी से बढ़ रही है। विश्वास संगठन ने 15 से 49 वर्ष की महिलाओं के आंकड़ों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला है। निसंतानता वित्तीय कठिनाइयों के रूप में भी एक दंपति के जीवन स्तर पर असर डालती है और हमारे देश में निसंतानता की समस्या में बढ़ोतरी के बावजूद इसके रोकथाम, निदान और उपचार के लिए कोई विशेष समाधान नहीं किए जा रहे। यहाँ तक कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जैसी तकनीक को भी पर्याप्त वित्त पोषण नहीं मिल पा रहा है। अधिक धन खर्च करने के लिए, साथ ही सामाजिक दृष्टि और सीमित उपलब्धता के कारण निसंतानता का उपचार कठिन हो जाता है। खासकर यह मध्यम वर्गीय और गरीब परिवार के लोगों की क्षमता से दूर है। सरकार को इस दिशा में पहल करनी चाहिए ताकि सार्वजनिक वित्त पोषण निसंतानता के उपचार तक पहुंच को आसान बना सके। विश्वास संगठन ने भी अपनी अनुशंसा में कहा है कि ये दुनिया भर के सरकारों को निसंतानता के सार्वजनिक स्वास्थ्य का विषय मानते हुए इस पर खर्च बढ़ाना चाहिए। जरूरतमंद लोगों के लिए सस्ते और उच्च गुणवत्ता वाले प्रजनन केंद्रों और तकनीक तक पहुंच सुनिश्चित करनी चाहिए ताकि निसंतानता पर लगाम लगाई जा सके और एक खुशहाल परिवार की नींव रखी जा सके। यहाँ पर यह आर्टिकल फिनिश होता है। अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट आर्टिकल या नेक्स्ट डे के साथ मिलेंगे। आज इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।